सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि गवर्नर जनरल्स का कैसे रूलिंग रही है उनके अपने अपने टाइम में, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज में कि किस गवर्नर जनरल के टाइम कौन सी पॉलिसीज आई थी और किस गवर्नर जनरल ने कौन से एक्ट लेके आए थे, कौन से हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट हुए हैं और कौन से हमारे चार्टर एक्ट हुए हैं, चार्टर एक्ट इंडियन चार्टर एक्ट हुए हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट हुए हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है। तो ये हमने पिछले दो वीडियोस में डिस्कस किया था फ्रॉम 1757 टिल 1947, जैसा आप सबको याद होगा। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वो लेक्चर एक बार देख लें। तो जो आज का वीडियो है, आज की वीडियो में हम एक क्रक्स की बात करेंगे टोटल। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, पूरी टाइमलाइन की बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। अब इसका क्या मतलब है आप ये देखिए, मैंने ये मतलब समझाने के लिए ये किया कि 1600 टू 1757, देन 1757 टू 1857, 1857 to 1917 and 1917 to 1947। तो ये मैंने अब बनाने की कोशिश की एक टाइमलाइन ताकि आप सबको याद हो। तो आपने हिस्ट्री जो भी याद करनी है इसी टाइमलाइन में याद करनी है, जिसमें मैं मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, जहां पे ट्रांजिशन है मेडिवल टू मॉडर्न का। वैसे मेडिवल आपका दिल्ली सल्तनत है तो आप इसको मॉडर्न मान के चलें। तो मॉडर्न में क्या आ गया, तो 1600 से 1757 को फर्स्ट मानो, आप 1757 से 1857 को सेकंड मानो, इसको थर्ड मानो और इसको फोर्थ मानो। अंडरस्टूड। तो इसमें क्या बनता है, 1600 में आप सबको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, परमिट दिया था ट्रेड करने के लिए टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो मैं इसमें आपको यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ ब्रिटिश नहीं आए थे। सबसे पहले आपके पोर्टुगीज आए थे 1498 में, उसके बाद आपके डच आए थे 1602 में, देन आपके ब्रिटिशर्स आए थे 1608 में, और देन आपके फ्रेंच आए थे 1668 में। ओके, तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में पोर्टुगीज आए थे और सबसे लास्ट में पोर्टुगीज गए हैं। गोवा, इनका जो लास्ट कॉन्कर्ड स्टेट थी वो गोवा थी, वो इंडियन पुलिस ने हटाया था, और दमन एंड दीव भी पोर्टुगीज के पास था। तो ऐसे ये चार हमारे फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, जिसमें डानिश भी थे, ऑस्ट्रियंस भी थे, पर इन चारों की बात करते हैं हम एज यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जब ये आ गए हैं, आए हालांकि ये अपने अलग अलग टेरिटरी में थे। जैसे कि अगर मैं साउथ की आए तो ऑब्वियसली ये सी रूट से थे, तो सिर्फ साउथ में ही इन्होंने एक्वायर किया होगा। तो जो ईस्ट में था आपका आंध्र प्रदेश, यहां पे आए थे आपके ये पोर्टुगीज और यू कैन से फ्रेंच। ये फ्रेंच आपके इस साइड थे, ये साउथ में इन्होंने कवर किया था पोर्टुगीज और फ्रेंच ने। जो डच थे वो आपके इस साइड आए हुए थे, और डच और आपका ब्रिटिश। हालांकि स्टार्टिंग में ये सब यहीं आए थे कैलीकट में, सबको पता होगा, सूरत और कैलीकट में फैक्ट्रीज लगाई। तो आगे चल के पोर्टुगीज और फ्रेंच का आपका ये एरिया रहेगा, ब्रिटिशर्स का इधर, जहां इन्होंने सेंट फोर्ट बनाया था एक, फोर्ट विलियम जिसको कहते हैं, जहां पे गवर्नर जनरल रहता था और समर कैपिटल शिमला थी। तो ये आपका था फॉरेन इन्वेडर्स का। तो इस तरह पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आए। तो अब सबसे बात है कि जब ये चारों आ गए तो इन चारों में आपस में लड़ाई हुई कि कौन जीतेगा। तो बैटल हुई थी एक स्वाली, सबसे पहली बैटल हुई थी बैटल ऑफ स्वाली। ये बैटल हुई थी पोर्टुगीज और ब्रिटिश के बीच में, मतलब यू कैन से इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ब्रिटिशर जीत गए थे और पोर्टुगीज यहाँ पे हार गए थे 1612 में। उसके बाद बैटल हुई थी चिन सुराहा की। ये मैं अभी फॉरेन इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 1757 में प्लासी इससे पहले हुई थी। तो बैटल ऑफ चिन सुराहा जो हुई थी वो ब्रिटिश और डच के बीच में हुई थी। इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं डच को हरा के। और एक बैटल ऑफ वंडीवश, ये सबसे मेजर रहती है, आपसे कोई पूछ भी सकते हैं कि बैटल ऑफ वंडीवश कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो ये 1760 में हुई थी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। इसमें फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। ओके, तो ये हमारी चार फॉरेन इन्वेडर्स जो थे 1600 के टाइमलाइन में 1757 के बीच में, ये चार हुई थी बैटल्स, तीन। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी बैटल किसके साथ हुई थी। और सबसे इनमें बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है। अंडरस्टूड। तो अभी बात करते हैं 1757 की। हुआ क्या था, जब बंगाल में फोर्ट विलियम बन चुका था, उन्होंने फैक्टराइजेशन करनी स्टार्ट कर दी थी, तो वहां के रूलर थे सिराजुद्दौला। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो औरंगजेब के टाइम जो बंगाल को देख रहे थे वो थे अलीवर्दी खान और मुर्शिद कुली खान। तो इन दोनों में अलीवर्दी खान रहते हैं। अलीवर्दी खान के बेटे के आगे दामाद होते हैं
सिराजुद्दौला, तो उनकी लड़ाई होती है फोर्ट विलियम में। उस टाइम जो काम कर रहे होते हैं, जो शोषण कर रहे होते हैं, जो लोग उनके आगे कान भरते हैं, तो ये फोर्ट विलियम पे अटैक कर देते हैं। तो फोर्ट विलियम पे जैसे ही अटैक होता है तो ब्रिटिशर्स का रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, जो आर्मी के पर्सन होते हैं इनके, उनको ये चेन्नई से बुलाते हैं बंगाल लड़ाई करने के लिए। तो जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, बुरी तरह से सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। और सिराजुद्दौला की टीम में एक मीर कासिम होता है जो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ता है। तो इस वजह से बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला हार जाता है, ब्रिटिशर जीत जाते हैं। तो इसी के बाद एक बैटल ऑफ बक्सर होती है 7 साल बाद। वो होती है जो सिराजुद्दौला का सपोर्टर उनके साथ मिल जाता है, ब्रिटिशर उसको भी मार देते हैं। अंडरस्टूड। तो ये रहती है बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें कहते हैं कि यहां से यहां तक ब्रिटिशर्स का जो रूप था वो था ट्रेडर का, पर यहां से वो रूलिंग, एक टाइप से रूलिंग गवर्निंग बॉडी बन चुके थे। तो तभी 1757 के बाद जो आपके एक्ट आते हैं, जितने भी आते हैं, चार्टर एक्ट आते हैं। तो इन्हीं एक्ट में, इस टाइमलाइन में जो मेजर चीजें हुई हैं, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, ये सारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। सब्सिडरी अलायंस एक हुई है बहुत मेजर। सब्सिडरी अलायंस का क्या मतलब होता है? सब्सिडरी अलायंस का मतलब था कि उस टाइम के ब्रिटिशर्स ने वहां के राजाओं के साथ ये संधि की थी कि आपको हम सपोर्ट करेंगे कि हमारे जैसे कोई और फॉरेन इन्वेडर्स आप पे अटैक नहीं करेगा या कोई भी आपको मारेगा नहीं, पर उसके रिटर्न में आपको, हमारी आर्मी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उनको सारी सैलरीज, उनके पर्क्स, जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप दोगे। उसके अलावा आप किसी भी इंडियन सोल्जर्स, इंडियन रूलर से या कहीं पे भी और कुछ भी बातचीत या कोई भी समझौता नहीं कर सकते विदाउट अवर प्रेजेंस। तो ये ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लेके आए थे इंडियन रूलर्स के साथ, उसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। जैसे अलायंस में आपको पता ही है अलायंस क्या होता है, गठबंधन जिसको कहते हैं। तो सब्सिडरी अलायंस का, अब सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी होती है जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसको कोई टायर प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसकी सब्सिडरी है। समझ रहे हो कि अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं बनेगा। सब्सिडरी इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस हो गया था राजाओं का और ब्रिटिशर्स का उनके साथ। तो ये आपका इस टाइमलाइन में फॉल करता है। रियोतवाड़ी सिस्टम अगेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें पीजेंट्स और कल्टीवेटर्स को फुल अथॉरिटी दी थी कि आप ही अपने उसके मालिक हो, जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा 50% ड्राई में और 60% वेट सीजन में। लिबरेशन ऑफ प्रेस, जैसे मैंने पहले बात की थी कि आप पहले इंग्लिशमैन्स के अगेंस्ट कुछ लिख नहीं सकते, अगर लिखते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे इंपॉर्टेंट, अगर राजा और रानी का आगे कोई लीगल हेयर नहीं है मेल, तो वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिशर्स के पास जाएगी, अगर लड़की है तो भी, अगर एडॉप्टेड है तो भी। तो ये स्टोरी थी रानी लक्ष्मीबाई की। अंडरस्टूड। इसका इंडियन म्यूटिनी आप सबको पता है, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे के टाइम में, जो उनको, आप सबको पता ही होगा कि उनको गन चलाने के लिए जो चीज मुंह से तोड़नी थी वो पिग और काओ की उसकी बनी हुई थी। तो इस वजह से मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स के साथ हर्ट हुआ था। तो इंडियन सोल्जर ने अपने ही उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर था उसको शूट कर दिया था। तो उस वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके अलावा दो चीजें हुई थी, ग्रेट बंगाल फेमाइन और महाराजा रंजीत सिंह पैदा हुए थे और इनका कोरोनेशन हुआ था। ग्रेट बंगाल फेमाइन क्या होता है? उस टाइम में एक स्मॉल पॉक्स बहुत फैल गया था, अराउंड 30 मिलियन पीपल उससे इफेक्ट हुए थे और मर चुके थे। तो इसने इकोनॉमी पे और हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट डाला था। तो ये टाइमलाइन आप कहते हैं 1757 से 1857 के बीच की, जस्ट एक ओवरव्यू। तो अब बात करें 1857 से 1907, जब रिवोल्ट हो चुका था तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो गई थी। चार्टर एक्ट जो थे वो आपके इंडियन काउंसिल एक्ट बनने शुरू हो गए थे, एक टाइप से गवर्निंग बॉडी आप कह सकते हैं। तो इनमें मेजर क्या हुआ था? 1876 में दिल्ली दरबार लगा था, जहां पे क्वीन विक्टोरिया को केसरिया हिंद का टाइटल दे दिया था, या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया था 1876 के दिल्ली दरबार में। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था और 1911 में दिल्ली को कैपिटल बना दिया था कैलकटा से। पहले कैपिटल कैलकटा थी, उसके बाद दिल्ली को कैपिटल बनाया था 1911 में। इसके अलावा दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे गांधी जी का बर्थ हुआ 1869 में, जवाहरलाल नेहरू का बर्थ हुआ था 1889 में, कांग्रेस बनी थी 1885 में, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ हुआ था 1897 में, और भगत सिंह का बर्थ हुआ था 1907 में, जो कि इस टाइमलाइन में फॉल करता है। ये भी कोई आपसे पूछ सकता है कि इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर कौन पहले हुआ था, या इस टाइम में कौन से नेहरू का बर्थ हुआ था, मोतीलाल या जवाहरलाल। तो ये सब चीजें आपको पता हो। तो 1917 में गांधी जी इंडिया में आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार आया हुआ है कि व्हेन द गांधी अराइव्ड इन इंडिया, तो 1917 में आते हैं।
उसके बाद के जो एरा होता है उसको कहते हैं गांधीयन एरा। जो 1917 के बाद का जो एरा उसको कहते हैं गांधीयन एरा। इस एरे में जितने भी आपने पढ़े होंगे, मूवीज में देखा होगा, वो सब इसी के टाइम का है। रोलेट एक्ट, जिस वजह से आपका जलियांवाला बाग मासकेर हुआ था। खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम लीग के थ्रू हुई थी। चोरा चोरी इंसिडेंट, ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में बहुत ही फेमस था। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। बंगाल फेमाइन अगेन हुआ 1943 में। और इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि आप सबने फॉरगॉटन आर्मी सुनी होगी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी 1943 में। अब आप एक चीज देखें कि इसमें ये जो इंसिडेंट हुए, ये तब हुए जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के कौन आप कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, कि इसके टाइम वर्ल्ड वॉर 2 भी आपका वर्ल्ड में चल रहा था। तो ये चीज भी इसी के अगेंस्ट थी कि जब जापान ब्रिटेन पे अटैक कर रहा था, तो इंडियन नेशनल आर्मी ने सोचा था कि हम जापान के साथ मिलके ब्रिटेन जो इंडिया में उसको भी अटैक करेंगे। और जापान ने कहा था कि आप हमारे साथ मिलो, हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता। बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आप सबको पता है, ये लास्ट मूवमेंट थी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। और जैसा मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसी फेस में याद रखनी है, 1600 से 1757, 1857, 1917, 1947, इसी टाइमलाइन में आपने अपने नोट्स बनाने हैं कि 1917 से 47 में क्या क्या एक्ट हुए। प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी आप देखेंगे तो इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे, या कोई भी बुक देखेंगे तो ये मैं मानूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके जरूर आप नोट्स बनाएं, जितना आप और इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जरूर करें। और यही उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आया होगा, और जितना हो सकता था मैंने उसको सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश की है। तो इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।